चलिए बात करते हैं रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स की। रिसर्च जैसा कि नाम से सोए रिसर्च है ना, दोबारा सर्च करना। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, मैं आपको बता दूं यहाँ पे रिसर्च का मतलब क्या होता है। देखो जैसे कि आपने किसी चीज की खोज की है ना, किसी चीज की आपने सर्चिंग की, किसी चीज की आपने खोज की, तो दोबारा से वही डाटा, वही एनवायरमेंट, वही सारी चीजें वापस से अप्लाई करने के बाद वापस रिजल्ट क्या है वही आएगा। उसी को क्या बोलते हैं रिसर्च। जैसे कि आपने कोई भी खोज कर दी, तो मैं तो बोल तो दिया कि मैंने ऐसे ऐसे की खोज कर दी, तो फिर उस दोबारा से वेरीफाई करेंगे कैसे, वही डाटा, वही सारी चीजें दोबारा से उसी वे के अंदर हम लगाएंगे और वापस से रिजल्ट क्या आना चाहिए वही आना चाहिए। तो क्या हो गया बताओ ये चीज रिसर्च। समझ गए बात को? अरे समझ गए रिसर्च क्या है? रिसर्च नाम से सोए आपके पास में रिसर्च है ना, रिसर्च। चलिए करेंगे हम लोग, ज्यादा नहीं है, ओनली आधे घंटे की क्लास है आपके पास में। रिसर्च अगेन फाइंड आउट, देखिए रिसर्च, और हर एग्जाम के अंदर यहां से सवाल बनता है बच्चों। रिसर्च, री का मतलब अगेन, सर्च का मतलब फाइंड आउट, अगेन फाइंड आउट। देखो रिसर्च दोबारा से सर्च करना, अगेन फाउंड आउट, और रिसर्च मीन्स अब इसमें करते क्या है देखो हम लोग, आप लोगों को बताएं कोई भी आविष्कार क्यों हुआ है। जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आप सुनते हो ना, जब आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है तभी नई चीज का आविष्कार होता है। आप सर्चिंग किन चीजों की करते हो? जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उनका सॉल्यूशन ढूंढते हो, और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ लेते हो तो उसी को क्या बोलते हैं? रिसर्च। बस छोटी सी बात है, अरे किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना ही क्या है? रिसर्च है। तो रिसर्च मींस, छोटी सी बात और बता दूं मैं आपको, फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना। लेकिन कैसे? ये बात ध्यान रखिएगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना है साइंटिफिक प्रोसेस के द्वारा। कैसे बताओ बच्चों? साइंटिफिक प्रोसेस के द्वारा। क्लियर बच्चों? चलिए क्लियर है। अब बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से पढ़ेंगे। देखो मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूं इतना तो आपको रिसर्च में पढ़ना है, इतना तो आपको रिसर्च में पढ़ना है। ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना, इतना तो आप लोगों को पढ़ना है। तो प्रोसेस ऑफ रिसर्च या स्टेप ऑफ रिसर्च, जब आप किसी भी चीज की रिसर्च करते हैं तो क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं। तो पहली बात बताओ, आप रिसर्च क्यों करेंगे? बताओ मुझे, रिसर्च करने के पीछे कारण बताओ। तो रिसर्च करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या चीज होनी चाहिए बताओ? प्रॉब्लम होनी चाहिए ना, आवश्यकता आविष्कार की जरूरी है। प्रॉब्लम होगी तभी तो रिसर्च। तो आप लोगों से पूछा जाएगा एग्जाम में, यही सवाल है, 99% यही सवाल आएगा अगर रिसर्च से सवाल आएगा कि फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च। तो क्या होगा? सबसे पहली स्टेप क्या होगी बच्चों आपके पास में? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। समझ गए बच्चों? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद दूसरी स्टेप क्या होगी आपके पास में? सेकंड, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम होने के बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर। आप उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी डाटा वगैरह है उनको पुरानी किताबों में, उनको अखबारों में, या जो भी आपके पास सोर्सेस पहले से अवेलेबल है उनमें ढूंढेंगे उससे रिलेटेड चीजें, जिससे कि आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने में आसानी हो जाएगी। आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई मान के चलो, तो आपको उससे रिलेटेड कुछ चीजें मिल जाएगी, तो आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने में आसानी हो जाएगी ना।
तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें आप ढूंढते हो, पढ़ते हो, देखते हो, उसको किस पे रखते हैं? रिव्यू ऑफ लिटरेचर में। आगे बात समझ में? दूसरी स्टेज है आपके पास रिव्यू ऑफ लिटरेचर। आगे बात समझ में? तीसरा आपके पास है बच्चों रिसर्च डिजाइन करेंगे आप लोग। और रिसर्च को डिजाइन करने के बाद में आप डाटा कलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे बताओ बच्चों? आपने डिजाइन कर लिया कि इस तरीके से आपको करना है, तो ये आप डाटा कलेक्ट करने के बाद फिर राइटिंग रिसर्च। आप जब भी बड़ी क्लास में जाएंगे, एमएससी करेंगे, आप लोग पीएचडी करेंगे, तो आपको वहां पे एक रिसर्च करनी पड़ती है, थीसिस बनानी पड़ती है उसके ऊपर, है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और हम लोग इनको थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा। सबसे पहले प्रॉब्लम की बात करें हम लोग, आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले हम लोग लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, तो ये फर्स्ट स्टेप है रिसर्च की। ये सवाल हो गया आपके पास में। अरे बच्चों फर्स्ट स्टेप कौन है बताओ? हाँ, अब देखो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लेनी है, देखो आप रिसर्च करेंगे तो ऐसे चलते फिरते रिसर्च नहीं करेंगे। आप एक स्टूडेंट हो, आपको किसी चीज पे रिसर्च करनी है, तो आप किस पे रिसर्च करेंगे? जिसके बारे में आपको थोड़ी बहुत पहले से नॉलेज है। आई बात समझ में? उसी पे आपने कौन सी प्रॉब्लम ली, जैसे आप एमएससी करेंगे, आप लोग पीएचडी करेंगे, तो वहां पर आपके एक सब्जेक्ट होगा रिसर्च। वैसे आपके था रिसर्च, लेकिन आपने रिसर्च करी नहीं है ना, तो वहां पे आपको एक्चुअल में रिसर्च करनी पड़ती है। अब आप रिसर्च किसके बारे में करोगे? जिसकी आपको पहले से नॉलेज। आप नर्सिंग किया तो आप नर्सिंग में रिसर्च करोगे ना बच्चों। नर्सिंग की कोई प्रॉब्लम लोगे और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश आप लोग करेंगे। आगे बात समझ में? तो सबसे पहली चीज देखो, ध्यान रखेंगे, आप कभी भी अगर प्रॉब्लम ले रहे हो तो क्या क्या चीज विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए प्रॉब्लम के। तो सबसे पहली चीज, जो प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम शुड बी बेस्ड ऑन रिसर्चर। आप कौन है? रिसर्चर है ना आप लोग, रिसर्चर नॉलेज लेवल। ऐसी प्रॉब्लम लेनी है जो आपके नॉलेज लेवल की हो। अब आप स्टूडेंट नर्सिंग के, आप इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम लेके बैठ गए, तो क्या रिसर्च कर लोगे उस पर? नहीं कर पाओगे। और प्रॉब्लम कैसे होनी चाहिए? प्रॉब्लम शुड बी इंटरेस्टेड। आपने जो भी प्रॉब्लम ली है वो कैसे होनी चाहिए बताओ? आप उसमें इंटरेस्ट लो, है ना, इंटरेस्टेड हो कि आप उस पर वर्क करो, तो आपको क्या है बच्चों? इंटरेस्ट आए। प्रॉब्लम शुड बी क्लियर, क्लियर कट होनी चाहिए। ये ऐसा ना कोई यहाँ कभी कोई कभी कुछ, क्लियर। चलिए, तो आप जब कभी रिसर्च का टॉपिक लेंगे, रिसर्च करेंगे किसी चीज पे, उसका टॉपिक लेंगे, तो ये इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे ना, कि मैं किस पे रिसर्च करूं। तो सबसे पहले तो आप क्या ध्यान रखेंगे? जिस पे रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में आपको क्या होनी चाहिए बताओ? नॉलेज होनी चाहिए। आगे चलते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, दूसरी स्टेप। सेकंड स्टेप क्या थी बताओ? रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इट मीन्स, लिख लेंगे थोड़ा सा, इट मीन्स स्टडी ऑफ टॉपिक। जो भी आपने प्रॉब्लम के लिए जो टॉपिक लिया है, रिसर्च करने के लिए जो भी टॉपिक लिया है, उससे रिलेटेड। इट मीन्स स्टडी ऑफ टॉपिक रिलेटेड बुक्स। किसकी स्टडी करेंगे? उस टॉपिक से रिलेटेड बुक्स की स्टडी करेंगे। आर्टिकल्स जो आपके पास में हो, आर्टिकल छपते हैं ना, मैगजीन वगैरह जो भी है, उससे रिलेटेड उन सबको दोबारा से पढ़ना। उन सबको पढ़ना क्या कहलाएगा बताओ? रिव्यू ऑफ। अरे बोलो बच्चों। हाँ, यहाँ पर देखो आपके पास में एक नाम आता है, एग्जाम के अंदर पूछते हैं, किन्हाल, CINHAL। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं कि ये क्या है। तो ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आता है। बाकी आप लोगों को इसके बारे में बस फुल फॉर्म याद रखनी है। क्यूमुलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग। ये नर्सिंग के लिए यूज होती है, ये लिटरेचर है ना, इसके लिए बताओ, नर्सिंग के लिए। आप नर्सिंग में कोई रिसर्च करेंगे तो इसको जरूर पढ़ेंगे।
ALLILD एल्ड cumulative index to nursing and allied health literature। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में, इसकी फुल फॉर्म आपको पूछी जाएगी एग्जाम के अंदर। और इसकी जो हाँ ये एक तरह की लिटरेचर है, ये है ना, एक किताब है। और ये फर्स्ट टाइम कब आई बताओ? ये 1961 में आया फर्स्ट टाइम पे। जब कभी भी आप लोग नर्सिंग की कोई प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करेंगे तो इसको जरूर देखते हैं ना। चलिए आपके पास अगला टॉपिक आप इसी के अंदर एल्ड एल्ड। अगली स्टेप आपके पास में तीसरी स्टेप, वहां पे भी ज्वाइन कर लेना इसको, वहां पर भी लिख लेना तीसरी स्टेप। इसके रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद हाइपोथेसिस, उसके बाद आएगी हाइपोथेसिस। एक ऐड कर लेना इसमें स्टेज हाइपोथेसिस है ना। अगली स्टेज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब इधर सुनो, अब आपने किताबें पढ़ ली उस प्रॉब्लम के बारे में। हाइपोथेसिस का मतलब है कल्पना करना ना, कि हाँ ये ऐसे हो सकता है, हाँ ये ऐसे हो सकता है, हाँ ऐसे कर सकते हैं हम लोग इसको। टू सपोज, आप सपोज करेंगे हाँ यार ये चीज पढ़ी तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं बताओ बच्चों? हाँ हाइपोथेसिस मतलब टेंटेटिव स्टेटमेंट, कि हाँ ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है ना। स्टेटमेंट अबाउट रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में टेंटेटिव, ये आएगी आपके। अगर पूछेगा टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट रिसर्च प्रॉब्लम क्या कहलाता है, आप क्या कहेंगे बताओ? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब कल्पना। देखो एक यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, देखो नल हाइपोथेसिस, इसका सवाल पूछा जाता है एकदम। नल हाइपोथेसिस इसका मतलब आप सोच रहे हो बहुत सारी चीजें ना, आपने 2-3 चीजें सोची लेकिन उन चीजों के बीच में क्या है, कनेक्शन नहीं है। क्या नहीं है बताओ? तो उनको क्या बोलते हैं? नल हाइपोथेसिस। व्हेन देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल, आपने दो स्टेटमेंट सोचे उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है तो क्या कहलाएगा बताओ बच्चों? नल है। आगे बात समझ में? देखो ये वेरिएबल क्या होता है, यहाँ पे एक नाम आया आपके पास में वेरिएबल है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। वेरिएबल क्या होता है? कोई भी स्टेटमेंट के पार्ट होते हैं, जैसे कि टीचर बच्चों को पढ़ाता है, तो दो पार्ट हो गए ना यहाँ पे। टीचर पढ़ाता है, बच्चे पढ़ते हैं। आई बात समझ में? देखो वेरिएबल क्या होता है, आपको बहुत सिंप्लीफाई करके मैं बताऊंगा आप लोगों को। वेरिएबल कोई भी स्टेटमेंट आपने दिया, उसके दो पार्ट होंगे। कितने पार्ट होंगे बताओ? उन दोनों पार्ट को हम क्या कहेंगे? वेरिएबल। उसमें क्या होगा कि एक पार्ट तो काम करेगा और दूसरा पार्ट उस काम पे आधारित होगा। जैसे कि आधे घंटे बाद देखो आपके पास, आप एक बार फिर समझे, वेरिएबल क्या होगा? वेरिएबल कोई भी स्टेटमेंट के दो पार्ट होंगे, उन दोनों पार्ट को हम वेरिएबल करेंगे। आपने दिमाग में सोचा तो कोई भी स्टेटमेंट आपने सोचा, उसके दो पार्ट। जैसे कि टीचर बच्चों को पढ़ाता है, तो दो पार्ट हो गया, टीचर का पढ़ाना, बच्चों का पढ़ना। आई बात समझ? तो इसके अंदर क्या है बताओ? अगर मैं टीचर पढ़ा दूंगा, बच्चे पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे ना। तो बच्चे क्या हुए? डिपेंडेंट। और टीचर क्या है? मर्जी पढ़े, पढ़ाए नहीं पढ़ाए। लेकिन बच्चे तो कब पढ़ेंगे? जब टीचर पढ़ाएगा।
तो यहां पर आप देखिए वेरिएबल एक स्टेटमेंट है, आपको बता दें एक स्टेटमेंट है आपके पास में, और जिसके दो पार्ट होंगे। कितने पार्ट होंगे बताओ? एक तो आपके पास में डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बताओ जो मैंने स्टेटमेंट बोला था उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है? बच्चे पढ़ेंगे वो डिपेंडेंट है और टीचर पढ़ाएगा वो क्या है बताओ? जैसे मैं पूछूं आप लोगों से, इसमें बताओ मुझे, एक वर्ड लिख रहा हूं मैं आपको, स्मोकिंग कॉज कैंसर। अब इसमें बताओ स्मोकिंग कॉज कैंसर, इस वर्ड के अंदर इस स्टेटमेंट में डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताओ। डिपेंडेंट कैंसर है आपके पास, और स्मोकिंग क्या है? इंडिपेंडेंट। स्मोकिंग की वजह से क्या होता है? कैंसर, है ना? समझ गए बात को? कर लेंगे। या फिर स्मोकिंग कॉज ट्यूबरकुलोसिस, हाँ, फीमेल मोर टॉन फॉर वेजाइनल इन्फेक्शन, तो फीमेल तो हो गया इंडिपेंडेंट और वेजाइनल इन्फेक्शन क्या हो गया? डिपेंडेंट। कर लेंगे ना एग्जाम में? यहां से ये क्वेश्चन बनता है, आपको छांटना होता है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के बारे में। अब हम लोग देखो यहाँ पर स्टेप वाइज नहीं पढ़ेंगे हम लोग, है ना? अब बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट चीजें वो पढ़ेंगे। स्टेप मैंने पहले बता दिया आप लोगों को ना, अब हम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, बीच बीच में इंपॉर्टेंट चीजें वो पढ़ेंगे। बस बात करते हैं हम लोग, देखो सर्वे, अगला सर्वे क्या है? डाटा कलेक्शन का मेथड है ना एक? अरे कैसा मेथड है बताओ? डाटा कलेक्शन का मेथड। आई बात, अगर कोई बड़े एरिया के अंदर आपको डाटा कलेक्ट करना है, लार्ज एरिया में, तो कौन सा मेथड यूज करते हैं बताओ? अरे कौन सा बताओ? सर्वे मेथड। और एक सिंगल व्यक्ति का डाटा कलेक्ट करना तो इंटरव्यू लेते हो ना आप लोग? अरे सिंगल व्यक्ति के लिए क्या लेते हो बताओ? सिंगल पर्सन का आपको डाटा कलेक्ट करना है तो कौन सा मेथड यूज करते हो? इंटरव्यू। कितने प्रकार के होते हैं इंटरव्यू बताओ? कौन कौन से? स्ट्रक्चरल एंड अनस्ट्रक्चरल, देखा था आप लोगों ने ना? स्ट्रक्चरल में क्या होता है बताओ? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब। लार्ज एरिया में अगर डाटा कलेक्ट करेंगे तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? सर्वे। कौन सा बताओ? अब बहुत इंपॉर्टेंट, सर्वे दो प्रकार के होते हैं, या पूछा जाएगा एक क्वेश्चन। सर्वे मेथड 2 टाइप का होता है, 2 टाइप्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं हमारे रिसर्च के। एक तो आपके पास में क्रॉस सेक्शनल सर्वे, एक लॉन्गिट्यूडिनल सर्वे। क्रॉस सेक्शनल सर्वे एंड लॉन्गिट्यूडिनल सर्वे। क्रॉस सेक्शनल सर्वे किसे कहेंगे बच्चों? अगर आप पर्टिकुलर टाइम पर सर्वे कर रहे, पर्टिकुलर के तुम्हें जो है रोज शाम को, दिन में या सुबह, या रोज 11 से 12 उस जगह पे जाके डाटा कलेक्ट करना है, तो उसे क्या कहेंगे? क्रॉस सेक्शनल सर्वे। व्हेन सर्वे इज कंडक्टेड एट पर्टिकुलर टाइम, व्हेन सर्वे इज conducted at a particular time, आगे बात समझ में? दूसरा आपके पास है बच्चों लॉन्गिट्यूडिनल सर्वे। लॉन्गिट्यूडिनल सर्वे, लॉन्गिट्यूडिनल सर्वे का मतलब यह है कि टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, टाइम के बाद भी, जैसे आपको टाइम दे दिया कि आपको 1 साल का सर्वे करना है, तो किस में जाएगा? क्रॉस सेक्शनल में। 1 साल पूरा हो गया फिर भी आप लोग जो है सर्वे करने में लगे हो, तो किस में चला जाएगा? लॉन्गिट्यूडिनल। आगे बात समझ में? व्हेन सर्वे इज कंडक्टेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ओवर का मतलब समझिए ना, ओवर पीरियड ऑफ टाइम, टाइम खत्म होने के बाद भी हाँ आप लोग सर्वे करते जा रहे हो।
अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आपके लॉन्गिट्यूडिनल सर्वे कितने प्रकार की, यहाँ पर बहुत काम की चीजें बेटा आपको बता। अभी जो क्लास लूंगा मैं, मान के चलो आधे पौन घंटे की क्लास होगी मान के चलिए, और कम से भी कम आपको 3 नंबर दिलाएंगे, कम से भी 3 नंबर दिलाएगी क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आपको देखने कि हम लोग उन सब चीजों को भी पढ़ रहे हैं जो हमें इजीली हम नंबर दिलवा देना, एम्स वगैरह में इजीली नंबर दिलवा देगी। चलिए आगे, टाइप्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल सर्वे में सबसे पहले बात करते हैं कोहोर्ट स्टडी की। किसकी बताओ? कोहोर्ट स्टडी। कहीं बार आया हुआ क्वेश्चन, कहीं बार आया हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन सर्वे कंडक्टेड ऑन स्पेसिफिक पॉपुलेशन, जब सर्वे किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन पे किया जाए तो उसे क्या बोलेंगे? कोहोर्ट स्टडी। जैसे कि टीबी के मरीजों पे सर्वे कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि एचआईवी के मरीजों पे सर्वे कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा बताओ? कोहोर्ट स्टडी। व्हेन सर्वे कंडक्टेड ऑन स्पेसिफिक पॉपुलेशन में आप लोग अगर सर्वे कर रहे हो तो क्या कहलाएगा बताओ? हाँ, आगे बात समझ में? अब चलेंगे आप सर्वे करने के लिए। आप सर्वे करने के लिए कौन कौन से मेथड, आप जाके वहां इंटरव्यू लेते हो, आप सैंपल लेते हो ना, तो यहां पर हम पढ़ेंगे सैंपल मेथड। अगला सर्वे कर ली, सैंपल मेथड, कैसे कैसे सैंपल लेते हो आप लोग, या सैंपलिंग टेक्निक भी आप लोग बोल सकते हो उसको। अरे आप सर्वे करेंगे तो क्या लेके आएंगे? वहां से सैंपल लेके आएंगे ना, सैंपलिंग टेक्निक। सैंपल बहुत सारी चीजों को सैंपल बोलते हैं, ये नहीं कि खून का सैंपल, स्टूल का सैंपल। आप लोग वहां से सैंपल लेके आएंगे कि ये चीजें हमने गैदर की है ना, ये सब सैंपल है। तो आपके पास में सैंपल 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। सैंपलिंग टेक्निक बच्चों कितने प्रकार की होती है बताओ? 2 प्रकार की। आप कौन कौन सी टेक्निक सैंपल लेने के लिए, कौन कौन सी टेक्निक या कौन कौन सी मेथड यूज करते हैं? तो 2 प्रकार की टेक्निक होती है सैंपल लेने की सर्वे मेथड के अंदर। एक तो आपके पास है प्रोबेबिलिटी, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बारीकी से समझा दूंगा, बिल्कुल छोटे से तरीके से। प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। अब जो समझ जाएगा वो समझ जाएगा, जो नहीं समझेगा वो नहीं समझेगा। देखो दोनों में क्या अंतर है। जैसे कि आप किसी पॉपुलेशन के अंदर सैंपल लेने के लिए गए और उस पॉपुलेशन का हर आदमी अगर सैंपलिंग में इन्वॉल्व होता है, हर आदमी का सैंपल में आने के चांसेस 100% हो, हर आदमी का सैंपल में आने के चांसेस क्या हो? 100% हो, तो उसको कहलाएंगे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। क्या कहेंगे बताओ? और हर आदमी के आने का चांसेस 100% ना हो तो क्या कहलाएगा? नॉन प्रोबेबिलिटी। क्या कहलाएगा बताओ? आगे बात समझ में? हर आदमी का इंक्लूड होने के चांसेस 100% और ऐसे प्रकार की सैंपलिंग टेक्निक जिसमें हर व्यक्ति के इंक्लूड होने के चांसेस 100% होते हैं वो प्रोबेबिलिटी कहलाती है, और हर व्यक्ति के चांस जो है इंक्लूड होने के चांस 100% नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? नॉन प्रोबेबिलिटी। आपने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी एक इक्वेशन होती थी 10वीं क्लास में, होती थी नहीं होती थी? अरे होती थी ना 10वीं क्लास में। गेंद वाला आपने पढ़ा होगा, एक थैले में 4 नीली गेंदें, 5 पीली गेंदें, 6 हरी गेंदें। पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? तो आप हिंदी में लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या अंतर हुआ। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। यहां से क्वेश्चन बनता है, टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक कौन कौन से टाइप्स की होती है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक? देखो सबसे पहले सिंपल रैंडम सैंपलिंग टेक्निक, ये क्वेश्चन कई बार आता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, इनमें से छोड़ना नहीं, ये तो याद करने ही करने हैं। मैंने पूरा निचोड़ निकाल के लाया हूं पहले।
सिंपल रैंडम सैंपल टेक्निक। इसमें क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम सैंपल जो रैंडमली लेते हैं। सैंपल क्या लेते हैं बताओ? रैंडमली। अब मेरी बात सुनो, सैंपल रैंडमली जैसे कि कैसे, देखो इधर सुनो, रैंडमली का मतलब आपने देखो यहाँ पर 5 लोग हैं, इधर सुनो 5 में से आप किसी एक का सैंपल लेना है। अब आपको चुनना नहीं है, आप या तो लॉटरी निकाल लोगे 5 लोगों के नाम की, है ना? तो बताओ सभी के आने के चांसेस क्या है? 100% है ना? कोई भी आ सकता है। तो बताओ प्रोबेबिलिटी है नॉन प्रोबेबिलिटी है? बिल्कुल है ना। जिसका सभी के आने का, अभी लॉटरी निकलेगी तो किसी के भी सबके आने के चांसेस क्या है? 100% है। 100% है, नहीं है? क्लियर है ना? तो यहाँ पर देखो सिंपल रैंडम सैंपल टेक्निक में हम क्या करते हैं? रैंडमली चूज करते हैं सैंपल को। कैसे चूज करते हैं? अब पूरी पॉपुलेशन का लेना तो इम्पॉसिबल है, तो हम रैंडमली कैसे चूज करेंगे? 5 आदमी उसकी लॉटरी निकाल देंगे। अब 5 में से कोई भी आ सकता है, सभी के चांसेस क्या है? 100% है। सभी के चांसेस क्या है? हाँ, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? सैंपल रैंडम लेंगे लॉटरी के द्वारा। किसके द्वारा? लॉटरी निकाल लेंगे कि हाँ इसका लेना है। चलो, जो आएगी एग्जाम के अंदर वही दिखाऊंगा मैं ना। उसके बाद में एक टाइप है आपके पास में, आपको टाइप लिखाऊंगा और आपको बस टाइप लिखने हैं, उसके बारे में आप लोगों को ज्यादा याद नहीं रखना है। दूसरा टाइप है आपके पास में प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का, तो नाम याद रखना है, सिस्टेमिक रैंडम सैंपलिंग टेक्निक। तीसरा याद रखना है आपको स्ट्रेटिफाइड रैंडम। देखो आप समझ जाएंगे। सिंपल रैंडम तो लॉटरी, सिस्टेमिक के अंदर क्या है बताओ कि आप रैंडमली लेंगे, एक को छोड़कर एक को छोड़कर एक को छोड़कर एक आते जाओ, एक को छोड़कर एक आते जाओ ना। और स्ट्रेटिफाइड के अंदर आप लोग एक एक ग्रुप से लेते जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे चीज याद है, आपको नाम याद रखना है। तो ये आपके पास में क्या है बताओ? रैंडम जो है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के टाइप है। 1 2 3 4 चौथा भी दिखा देता हूँ, क्लस्टर सैंपलिंग। ये किसके टाइप है बताओ बच्चों आपके पास में? प्रोबेबिलिटी के। अब बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी की। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, सैंपलिंग टेक्निक। सभी के आने के चांसेस 100% नहीं है ना। हाँ, तो एक तो देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें पहली जो टेक्निक है वो है, ये आदमी अच्छा बोल देता है, इससे पूछ लेते हैं, अरे क्या बताएगी, इसको कुछ नहीं आता। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हमने, सबके आने के चांस 100% नहीं है ना, नहीं ये ठीक है यार अच्छा बोल लेता है, इसको लो। हाँ बताओ भैया कि टीवी के कब से हुआ, क्या क्या कैसे, जिसमें आप टीवी पे रिसर्च कर रहे हो ना, टीवी की बात कर रहे हो, तो आप पहला जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक में सबसे पहला है कन्वीनियंस सैंपलिंग मेथड। कन्वीनियंस का मतलब समझ गए ना आप लोग? अरे कन्वीनियंस का मतलब बताओ तो सही। कन्वीनियंस सैंपलिंग मेथड, अरे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने हिसाब से। क्योटा सैंपलिंग दूसरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योटा सैंपलिंग किसे कहेंगे? सैंपल आर सिलेक्टेड बाय स्पेसिफिक कोटा। अरे होता है ना कोटा, स्पेसिफिक कोटा होता है ना, ओबीसी एसबीसी है ना, उसको तो कोटा बोलते हैं। आप कोटा बोलते हो, कोटा इंग्लिश में सही बोले तो आप क्या बोलते हैं? इसका कोटा कोटा वो आप बिगाड़ देते हो उसको ना, ओबीसी है ना, क्या आप कौन से कोटे से आते हो तो आप अलग ही बोल देते हो उसको, लेकिन होता है कोटा ना।
तो एक स्पेसिफिक क्वोटा से आप लोग सैंपल ले रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, क्वोटा सैंपल। समझ गए ना क्वोटा का मतलब? अरे ओबीसी, एसबीसी, एससी, एसटी सब क्या है, क्वोटा ही तो है। चलिए आगे, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा ओबीसी वगैरह क्या होता है। किसी भी कोटे में से एक आदमी को ले लिया, उससे सैंपल ले लिया, किसी भी कोटे में से ना, बड़ी पॉपुलेशन है, सारा सम्मिलित करना तो इम्पॉसिबल है। किसी भी कोटे से एक आदमी ले लिया कि भैया इस कोटे से एक ले लो, इससे एक ले लो, इससे एक ले लो, ये इंपॉर्टेंट। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला मेथड स्नोबॉल मेथड, ये भी कई बार पूछा गया है। स्नोबॉल मेथड, इसमें क्या करते हैं देखो, स्नोबॉल इसमें देखो समझ लें आप लोग, जो रिसर्चर होता है, आप समझ जाओगे तो कर दोगे एग्जाम में। रिसर्चर क्या होता है, एक की पर्सन बना देगा। क्या बना देगा, एक बताओ, की पर्सन। एक आदमी को सिलेक्ट करेगा, फिर वो आदमी दूसरे को सिलेक्ट कर लेगा। है बात में, उसने कह दिया कि तू सिलेक्ट कर, तेरे हिसाब से वो दूसरे को सिलेक्ट करके सैंपल लेके तुम्हें दे देगा। समझ गए? और की पर्सन हायरिंग करेगा पर्सन फॉर सैंपल, सैंपल के। तो आपके पास सर्वे, और एक और बात बता दूं, देखो आपके पास में ध्यान से सुनना, डाटा कलेक्शन, यहां से क्वेश्चन आता है बहुत बार। डाटा कलेक्शन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, मोस्ट कॉमन मेथड, ये क्वेश्चन बनाए कई बार, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, ये कई बार आया क्वेश्चन है। तो यहां पर आंसर होगा ऑब्जर्वेशन मेथड। कौन सा बताओ, सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा है बताओ, ऑब्जर्वेशन। और बड़ी पॉपुलेशन से निकालना हो तो, बड़ी पॉपुलेशन से आपको डाटा लेना हो तो कौन सा, सर्वे है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगला सब्जेक्ट, रिसर्च के बाद अगला सब्जेक्ट स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब जो आपने डाटा लिए हैं उन डाटा को इंटरप्रेट करना, आई बात समझ में, डाटा को कलेक्ट करके उनका एनालिसिस करना, अलग अलग फॉर्मूले लगा के उनका एनालिसिस करना। देखो स्टैटिक्स का मतलब जो कलेक्टेड डाटा है बच्चों, जो कलेक्टेड डाटा है उन डाटा को अरेंज करना, डाटा को अरेंज करना, आप लोग अरेंज करेंगे, नंबरिंग के हिसाब से अरेंज कर देंगे, छोटे से बड़े के हिसाब से अरेंज कर देंगे, अरेंज करना, और फिर उसका एनालिसिस करना, एनालिसिस करने के बाद प्रेजेंट करना, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो ये आपके पास में क्या कहलाएगा, स्टैटिक्स। क्या कहलाएगा बच्चों बताओ? हाँ, अब आपके पास में स्टैटिक्स दो प्रकार के यूज होती है मेनली। स्टैटिक्स दो प्रकार की स्टैटिक्स आप यूज करते हैं रिसर्च में। ये रिसर्च में यूज होती है स्टैटिक्स में, किसमें यूज होती है बताओ? सब्जेक्ट का पूरे का नाम ही क्या होता है? रिसर्च एंड स्टैटिक्स। रिसर्च एंड स्टैटिक्स, जो डाटा आपने कलेक्ट किए उनको जमाना, उनको एनालिसिस करना और उनको प्रेजेंट करना, वो क्या कहलाता है? स्टैटिक्स कहलाता है। यहाँ पे दो प्रकार की स्टैटिक्स आप यूज करते हैं, एक तो डेस्क्रिप्टिव पूछा जाएगा आप लोगों से, एक इन्फेरेंशियल। डेस्क्रिप्टिव ये स्मॉल पॉपुलेशन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए बताओ बच्चों? अरे किसके लिए बच्चों बताओ? हाँ, और इसके अंदर कौन कौन से मेथड यूज करते हैं? देखो इसके अंदर हम लोग डेस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स के अंदर हम लोग कौन कौन से मेथड यूज करते हैं? सबसे पहला मेथड देखेंगे आप लोग, इट इंक्लूड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इंक्लूड, डेस्क्रिप्टिव में इट इंक्लूड मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी।
किसका मेजरमेंट करते हैं बताओ? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आप पढ़ते थे 10वीं क्लास के अंदर लास्ट की जो एक्सरसाइज होती थी वो यही तो होती थी सेंट्रल टेंडेंसी वाली, जिसमें आप कौन कौन से फॉर्मूले यूज करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के लिए? मीन, मोड, मीडियन। ये पूछा जाता है सेंट्रल टेंडेंसी के कौन सा फॉर्मूला यूज नहीं होता, तो इन तीन के अलावा जो लिखा होगा उसको क्या कर देंगे आप? हटा देंगे ना। मीन, मोड, मीडियन, ये सेंट्रल टेंडेंसी के लिए यूज होता है। तो पहला आपके पास में क्या इंक्लूड होता है बताओ डिस्क्रिप्टिव के अंदर? बताओ सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करना। किसको मेजर करना बच्चों बताओ? और सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए किस किस के फॉर्मूले लगाते हैं आप? मीन, मोड, मीडियन। उसके बाद दूसरी चीज, दूसरा क्या मेजरमेंट करते हो इसके अंदर? मेजरमेंट ऑफ स्प्रेड, कि कोई भी चीज कितने बार आई है, कितनी बार आई है ना, तो आप उससे क्या निकालते हो? रेंज। क्या निकालते हो बताओ? या स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या निकालते हो बताओ? स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये किसके लिए? किसके लिए था बताओ? हाँ, डेस्क्रिप्टिव के लिए। और दूसरे प्रकार का स्टैटिस्टिक्स क्या है बताओ? इन्फेरेंशियल। इन्फेरेंशियल में आप लोग क्या क्या निकालते हो, क्या क्या इंक्लूड करते हो, देखेंगे आप लोग। देखो इन्फेरेंशियल में, और इन्फेरेंशियल जो होती है लार्ज पॉपुलेशन के लिए यूज होती है। बताओ किसके लिए? बताओ। अरे इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स किसके लिए यूज करते हैं बताओ? लार्ज पॉपुलेशन के लिए। गांठ मेथड क्या होता है बताओ? कल पढ़ा था आप लोगों ने गांठ मेथड मेजरमेंट, मैंने उसमें बताया था आप लोग को गांठ मेथड, GANTT गांठ मेथड बताया था। क्या पढ़ा उसमें? कुछ नहीं आता। अरे किसी भी चीज को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना करते थे, बार चार्ट से करते थे ना, उसको क्या बोलते थे? गांठ मेथड। तो इन्फेरेंशियल किसके लिए यूज करेंगे बताओ? लार्ज पॉपुलेशन की। और इसके अंदर कौन कौन से मेथड आप लोग करेंगे? देखो इसमें जो टेक्निक आप यूज करते हैं, इस स्टैटिस्टिक्स में आप कौन कौन से टेक्निक यूज करते हैं? तो एनोवा। कौन सी बताओ? एनोवा, याद रखेंगे। और एक ची स्क्वायर। ये किसकी टेक्निक है बताओ? इन्फेरेंशियल की। किसकी बताओ बच्चों? इन्फेरेंशियल की। सबसे पहले हम डेस्क्रिप्टिव पे चलते हैं। डेस्क्रिप्टिव के बारे में चलते हैं हम लोग, वहां से सीखते हैं थोड़ा बहुत। चलिए डेस्क्रिप्टिव में इसको डिटेल से पढ़ते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले किसका मेजरमेंट करते हो आप इसमें बताओ? ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और उसके लिए आप क्या क्या यूज करते हो? मीन, मोड और मीडियन। आई बात समझ में? मीन का इसका फॉर्मूला याद रखेंगे। मीन का फॉर्मूला सबको याद है ना बच्चों? पढ़ा होगा। अरे जो भी डाटा दे रहे हैं उनको सबको जोड़ देते हैं और नंबर ऑफ डाटा, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये दे रखा है ना। तो अब इसका मीन कैसे निकालोगे आप लोग? इधर देखो कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे मीन का, सम या टोटल ऑफ, सम लिख देंगे टोटल ऑफ ऑल वैल्यू बटा नंबर ऑफ वैल्यू। तो कैसे करेंगे बताओ? 3 और 2 5, 4 9, 5 14, 6 20, 27 है ना। 27 कितने का भाग लगाएंगे बताओ? 1 2 3 4 5 6 है ना। तो आपके पास में जो भी आएगा वो क्या जाएगा बताओ बच्चों? मीन आ जाएगा। तो 6 7 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 4.5 4.5 क्या आएगा बताओ जिसका मीन आ जाएगा। कर लेंगे सवाल? अरे कर लेंगे नहीं कर लेंगे बताओ? चलिए मोड दूसरा आपके पास। मोड में क्या देखते हैं? फ्रीक्वेंसी देखते हैं बच्चों। क्या देखते हैं बताओ? कि कोई भी डाटा कितनी बार आया है, जैसे कि लिखा है देखो 2 3 5 6 2 5 3 2 3 5 2 6। अब देखो आप लोग देखेंगे
यहाँ 2 लिख लेंगे, यहाँ पहले तो जमा लेंगे इनको सीक्वेंस, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 दिए ना, फिर 5 है, फिर क्या है 6 है। बताओ 2 कितनी बार है, बताओ 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो ये जो 4 है ये इस 2 का मोड है। 4 क्या है बताओ, 2 का, समझ गए बात? अरे समझ गए, नहीं समझ गए बात को? जो ज्यादा बार आता है वही सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा बार होगा वही क्या होगा, मोड होगा। सबसे ज्यादा बार पहले देखो 4 बार आया, 2, 3 कितनी बार आया बताओ? रट नहीं सकते, कभी भी रट नहीं सकते, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कितनी बार आया? 3 बताओ, 3 बार। और 5 कितनी बार है बताओ? 3 बार। 6 कितनी बार है बताओ? 2 बार। बताओ। तो ये जो लिखे थे डाटा इतने सारे, इन डाटाओं का मोड कौन होगा बताओ? 2 होगा, क्योंकि 2 सबसे ज्यादा बार है ना। सबसे ज्यादा बार जो होगा वही क्या होगा बताओ? मोड होगा। चलिए, मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू। मीडियन का मतलब क्या होता है बच्चों बताओ? मीडियन मिडिल मोस्ट वैल्यू। कैसे देखो मैं तुम्हें बताऊं कैसे निकालते हैं। देखो जैसे बच्चों यहाँ लिखा है 2.5 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर आपके पास 2.5 लिखा है, फिर 3.5 लिखा है, फिर 4 लिखा है। तो पहले तो क्या करेंगे, इसको आप लोग जो है डिसेंडिंग क्रम में जमा लेंगे आप लोग। कैसे देखो, सबसे पहले 2.5 को लिखेंगे, 2.5 बात समझ में, फिर 2.5 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 3.5 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे। अब ये देखेंगे सबसे बीचों बीच कौन है। तो देखो आपके पास कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 है। कितना है बताओ? 5 है ना। तो बताओ 5 की सम है या विषम है? विषम है। आई बात समझ में? तो जब विषम होगा तो 1 जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे। जब संख्या विषम में आए तो 1 जोड़ के कितने का भाग लगा? 2 का। तो इधर देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 है ना। कितनी है? तो 5 में 1 जोड़ के 2 का भाग लगा, 6 में 2 का भाग लगा दो, कितने आएंगे? 3। तो तीसरे नंबर की जो संख्या 3 नहीं, मतलब तीसरे नंबर की संख्या क्या है? यहाँ पे मीडियन है। तीसरे नंबर की संख्या क्या है बताओ? मीडियन है। अब इसका करके बताएंगे मुझे, अब ले सभी तुरंत ये कहीं दिमाग होगा तब करके बताएंगे। दिमाग के पास क्या करके बताओ? दिमाग तो बिल्कुल ही खत्म। देखिए करके बताओ। इधर देखो ये लिखा है 2 4 2 5 6 4 2। अब बताओ इसका करके बताओ। पहले इनको सबको जमाएंगे बढ़ते हुए क्रम में, फिर इसको गिनेंगे। कितनी है बताओ? ये 1 2 3 4 5 6 7 है ना। 7 में 2 का भाग जाता नहीं, तो 1 जोड़ के 8, फिर 8 में 2 का भाग 4 है ना। तो 1 2 3 4 चौथे नंबर की संख्या। कौन सा नंबर की संख्या? चौथे नंबर की संख्या क्या है? मीडियन है। क्या बताओ? मीडियन। जैसे ऐसे लिखा है देखो, 25 26 29 27 28 26। अब क्या करेंगे आप लोग? तो देखो पहले 25 लिखा, फिर 26 लिखेंगे, फिर 26 लिखेंगे, फिर 27 लिखेंगे, फिर 28, फिर 29। अब गिनेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 1 जोड़ने की जरूरत नहीं है। 2 का भाग लगाया, कौन सी 3 आ रहे ना। तो कौन सा नंबर है? 1 2 3 तीसरे नंबर के संख्या। ये क्या हो गया? आपकी मीडियन। कर लेंगे एग्जाम में। इतने ये लॉलीपॉप वाले सवाल होते हैं, तुम लोग तुरंत 1 नंबर दिलाएंगे आपको। तुरंत आपको 1 नंबर दिलाएंगे। भाई बात समझ में? तुरंत 1 नंबर दिलाएंगे। अगला टॉपिक डाटा प्रेजेंटेशन। अगर इस सवाल में भी आप लोग दिमाग लगा रहे हैं ऐसे सवाल को निकालने के लिए भी, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अपने आप को विड्रॉल कर ले बस। मैं तो एक बात जानता हूं, कुछ नहीं कर सकते। डाटा प्रेजेंटेशन, अरे डाटा प्रेजेंटेशन भी किसमें किया जाता है बताओ? स्टैटिक्स में है ना।
स्टैटिक्स में क्या क्या होता है बताओ, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन, सीक्वेंस से जमाना। तो डाटा प्रोसेसिंग दो प्रकार से करते हैं हम लोग। एक तो देखो, एक तो क्वांटिटी प्रकार से कि किसकी कितनी क्वांटिटी है, और एक क्वालिटेटिव प्रकार से। क्वांटिटेटिव के अंदर हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, एक तो हिस्टोग्राम, दूसरा आपके पास में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तीसरा आपके पास में फ्रीक्वेंसी कर्व, और चौथा आपके पास में लाइन ग्राफ। अरे जितने भी ग्राफ आपने पढ़े थे छोटी क्लास में वो सारे नाम है ये। क्वालिटेटिव के अंदर आपके पास में ध्यान से समझेगा, बार डायग्राम, अभी मैं बना के बताऊंगा आप लोग को समझ जाएंगे तुरंत। बार डायग्राम, ये क्वेश्चन आता है, पाई चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बात पूछा गया। पिक्टोग्राम 101% रिटर्न एग्जाम में स्टैटिक्स से क्वेश्चन आएगा, एक पढ़ा 101%, 101% थोड़ा कुछ नहीं आ सकता, तभी तो सिलेक्शन क्यों नहीं होता। बच्चे जो है गायनिक वगैरह पढ़ते रहते हैं, गायनिक वगैरह पढ़ते पढ़ते सबको भूल जाते हैं, इसलिए सिलेक्शन नहीं होता। मैंने पहले बीच में डाल दिया कि तुम्हारे पास अभी टाइम है, आप आराम से याद कर लोगे, सबसे वो मैप डायग्राम। तब बच्चे बोलते थे तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। चलिए वन बाय वन एक एक को सीखते हैं। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। सबसे पहले हिस्टोग्राम किसे कहेंगे, इधर देखो, देखो अगर डाटा कंटिन्यू है, ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये ही आएगा। अगर डाटा कंटिन्यू है तो उसकी क्वांटिटी को दिखाने के लिए, उसकी क्वांटिटी को शो करने के लिए आप लोग हिस्टोग्राम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बताओ, समझ गए। डाटा कैसा होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। कंटिन्यू का मतलब देखो, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20 कंटिन्यू है ना, 20 से 30 कंटिन्यू बिल्कुल, 30 से 40 कि 0 से 10 साल के बच्चे, उनकी लंबाई देखिए आपने, तो लंबाई 0 से 10 साल के बच्चे 50 थे, 10 से 20 साल के बच्चे 20 थे, 20 से 30 साल के बच्चे 40 थे, 30 से 40 साल के बच्चे 50 थे। फिर ग्राफ बनाते थे आप लोग, अरे बनाते थे बच्चों, कैसे, देखो इधर, देखो इधर, ये यहाँ तो ऐसे लिखते, यहाँ पर ऐसे लिखते, यहाँ वैल्यू लिखते, ये वैल्यू, ये ऑब्जर्वेशन, यहाँ वैल्यू 0, 10, 20, 30 और 40, 50 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे 10, 20, 30, आपको वहां पे करना नहीं है, बस आपको पूछा जाएगा 40, 50, हाईएस्ट जो भी है वहां तक लिख देंगे। अब देखो 0 से 10 साल तक के कितने थे बच्चे, कितने थे, 50 थे, ये आपने बना दिया 50, ये इस तरीके से ऐसे करते थे। और 10 से 20 साल के कितने बताओ, 10 से 20 साल के कितने बच्चे, 20, ये आपने 20 पे ये तो 10 से 20 साल में 20, 20 से 30 साल के कितने थे, 40, ये आपके पास में यहाँ से ये 30 और ये 40 बढ़ गया ग्राफ बनता था। और 30 से 40 साल के कितने बताओ, ये भी 50, ये आपने लग गया ये 50 पे। ये अब ये जो बना है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, आप हिस्टोग्राम। और इसकी क्या शर्त है कि डाटा किसमें होना चाहिए बताओ, कंटिन्यू। अब देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, अब इसी से समझ जाएंगे आप सबसे सभी चीज। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ये क्या करते हैं बताओ, हिस्टोग्राम में आप बीच में क्या लगा दोगे, बीच में आपके स्पॉट लगा दोगे, क्या लगा दोगे बच्चों बताओ, इधर देखो एक से सीख जाएंगे सब, ये लगा देंगे बीच बीच में इसकी मिडिल पार्ट, और इसको लाइन से दर्शा देंगे। किससे दर्शा देंगे बताओ, ये लाइन से आपने दर्शा दिया। जैसे हिस्टोग्राम को आपने डॉट डॉट लगा के लाइन से दर्शा दिया, ये क्या बन गया, पॉलीगन बन गया। क्या बन गया बताओ, समझ गए बात को, ये तो ये पॉलीगन बन गया। अरे समझे नहीं समझे, समझ गए। और अगर आप लोग ऐसे ना करके ऐसे भी दर्शा सकते हो इसको, देखो जैसे यहाँ पे आपने 0 से 10, 20, 30, 40, 50 ये लिखा, 10, 20, 30, 40, 50,
और आपने देखा कि 0 से 10 साल के कितने बच्चे थे बताओ, 50 थे ना, तो आपने 50 पे एक पॉइंट लगा दिया। और 10 से 20 साल के कितने थे बताओ, 20 पे आपने एक पॉइंट लगा। 20 से 30 साल के कितने थे बताओ, तो यहाँ पे 40 पे आपने एक पॉइंट लगा दिया। 30 से 40 साल के कितने थे बताओ, यहाँ 50 पे आपने पॉइंट लगा दिया। और आपके पास में इस तरीके से आपने मिलाया, फिर इसको मिला दिया। ये क्या है बच्चों, ये मिला के और इसको फिर वापस मान लिया नीचे की तरफ लिया है, और इसको इधर से लिया है नीचे की तरफ, है ना। ये क्या होता है, कर्व। क्या होता है बताओ, कर्व। ये ना फ्रीक्वेंसी कर्व हो गया। वहां फोटो दे देगा आपको पेपर में तुरंत ही। और अगर ऐसे ना करके कोई सा आप यूज कर सकते हो बच्चों, कोई सा भी। ये ऐसे आप ऐसे कर लिए, ये 10, 20, 30, 40, 50 आपने यहाँ पे लिख दिया, 10, 20, 30, 40, 50। और आपको पता है 10 से 20 जीरो से लिखेंगे, 0 से 10, 20, 30, 40 और 50 लिख लिया आपने। 0 से 10 साल के कितने थे बताओ, 50 थे, आपने ये लगा दिया 50 पे। उसके बाद 20 से 30 साल कितने थे, 20 थे, आपने ये लगा दिया। उसके बाद हाँ ये 40, उसके बाद ये 50, और आपने एक लाइन बनाई, ऐसे देखो ऐसे लाइन बनाई बस। तो ये लाइन बना के छोड़ दिया आपने। ये क्या है, लाइन ग्राफ। क्या है बताओ ये, और इस लाइन ग्राफ को ऐसे कर देते तो क्या बन जाता, कर्व चार्ट बन जाता। क्या बन जाता है ना, ये क्या है, लाइन ग्राफ। अभी लाइन ग्राफ इसको हटा देंगे बस। ये लो साहब, अब एक ध्यान रखिए, ये पाई चार्ट ये पूछा जाता है कई बार। पाई चार्ट के बारे में कई बार पूछा गया एग्जाम में। क्वालिटेटिव है ना पाई चार्ट, किसका है बताओ, क्वालिटी बताने के लिए, क्वालिटी बताने के लिए पाई चार्ट को याद रखेंगे एग्जाम में। पाई चार्ट में क्या करते हैं बताओ, डाटा को सर्किल में प्रेजेंट किया जाता है। डाटा प्रेजेंट इन सर्किल, ये आएगा डाटा प्रेजेंट इन सर्किल। क्या कहलाता है, पाई चार्ट। क्या कहलाता है, इधर देखो जैसे ये बनाते थे आप लोग, अरे बनाते थे, बनाया आप लोगों ने। ये पूरा कितने को शो करता था, 360 डिग्री को। उसके बाद ये कितना, 180 डिग्री, आधा बचाओ ये कितने 90 डिग्री के, और ये कितने के 45 डिग्री के। आई बात समझ में, ऐसे बनाते थे। और मान के लिख लीजिए कितने मरीज बीमार के हैं, इतना वैक्सीन करा दिया, इतना टीबी, इतना आपके पास कैंसर। तो आप इस तरीके से शो करते थे, प्रत्येक बार एक चीज को शो करता था, नहीं करता था। ये क्या है, पाई चार्ट है। क्या है बच्चों बताओ, पाई चार्ट। आगे बात समझ में, अरे क्या है बताओ बच्चों, पाई चार्ट। कर लेंगे, हाँ लाइन चार्ट सीधा, और उनको अगर कर्व में कर दिया तो कर्व चार्ट बन जाएगा। एक यहाँ पर एक और ध्यान रखिए, एक चीज बस, एक अलग पॉइंट है ये, इसको बोलते हैं पायलट स्टडी। ये पायलट स्टडी किसे कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट रिसर्च। आपने रिसर्च के बारे में थोड़ा सा उसको शॉर्ट करके लिख देते हैं, जैसे जो समरी होती है ना, रिसर्च की समरी। हाँ हिंदी में लिख लेंगे, रिसर्च की समरी। रिसर्च की जो समरी होती है वो क्या कहलाती है बताओ बच्चों, पायलट स्टडी, है ना। या फिर आप इसको ब्रीफ लिख सकते हो, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसर्च। ब्रीफ आपने शॉर्ट में समझा दिया रिसर्च को, तो क्या कहलाएगी बताओ, पायलट स्टडी। क्या कहलाएगी, तो ये आपके पास में इंपॉर्टेंट रिसर्च जो कि आपके क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपकी क्लास आपको कम से कम 3 नंबर देके जाएगी ये क्लास। चलिए